हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यूनियन लेजिस्लेचर का ही टॉपिक हम लोग देखेंगे आज। यूनियन लेजिस्लेचर। आप लोगों को पिछली कोई क्लासेस में कोई डाउट अगर है तो आप लोग मेरे को डीएम करिएगा, कॉल करिएगा, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर डाउट्स। ठीक है। तो आज की क्लासेस में आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेजिएगा कि यू गाइज आर प्रिपेयरिंग द नोट्स, सो दैट मेरे को ये पता चले कि आप लोग सही से नोट्स बना रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बार बार इसलिए नोट्स के लिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि समझ सब आ जाएगा, बट नोट्स नहीं रहेगा, रिवाइज नहीं करेंगे, सब निकल जाएगा दिमाग से जब इतनी सब्जेक्ट्स करेंगे हम लोग। तो ठीक है। तो यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। तो इसमें क्या आएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें अब हम लोग आर्टिकल देखेंगे, इसमें कौन से कौन आर्टिकल आएंगे। 79 आर्टिकल 79 से 87 तक के आर्टिकल आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहला आर्टिकल आप लिख सकते हैं, आर्टिकल दैट इज 79। आर्टिकल 79 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से हम लोगों को पावर मिलती है पार्लियामेंट बनाने के। ठीक है, पार्लियामेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकेंड टू हाउसेस दैट आर काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 79 ये बोलता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होना चाहिए जिसके कौन कौन मेंबर होंगे। तो उन्होंने इसमें एक्सप्लिसिटली क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट इज द इंट्रिंसिक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें क्या क्या दो लोग होने चाहिए, प्रेसिडेंट होने चाहिए पहले तो, उसके मेंबर, और उन्होंने कहा दो हाउस होने चाहिए, एक होना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, इसी को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस या राज्यसभा। और ये हाउस ऑफ पीपल, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ पीपल, जो होता है लोकसभा। ठीक है, इसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। तो ये दो चीजें आप लोगों को क्या बताई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 79 आर्टिकल में ये बताया गया है। ये टू हाउसेज आप लोगों को क्या बताता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 79। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकेंड आर्टिकल की ओर जाएंगे आज का, दैट इज आर्टिकल 80। 79 पढ़ने के बाद अब आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्या बोलता है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होगा, आर्टिकल 80 हम लोगों को ये बताता है। ठीक है, तो क्या है इसका टाइटल, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट का कॉम्पोजिशन क्या होगा। इसके अंडर सब आर्टिकल है, आर्टिकल 81 ऑफ ए, ये बोलता है आपका देयर शैल बी 12 मेंबर 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होगा एज पर आर्टिकल 80 ऑफ 3। कौन लोगों को नॉमिनेट करेंगे, देखिए 81 ऑफ ए क्या बताता है कि 12 मेंबर होने चाहिए जो कि नॉमिनेटेड होने चाहिए, और उनको नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और इसी में आर्टिकल 80 ऑफ 3 क्या बताता है कि कौन होंगे वो मेंबर, ये प्रेसिडेंट को ये बताता है कि किन लोगों को उनको करना है क्या, नॉमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस in respect of following matter।
लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस। तो ये बोलना है कि गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या बोलता है, आर्टिकल 81 ऑफ ए, कि प्रेसिडेंट को बोलता है कि 12 लोगों को इनको नॉमिनेट करना है राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या नॉमिनेटेड मेंबर। और उन 12 लोगों को मेंबर को चूज करने के लिए क्राइटेरिया क्या दिया है उन्होंने, क्राइटेरिया ये दिया है कि उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस से, सोशल साइंस से। तो आप लोग देखे होंगे फिल्म स्टार जैसे रेखा जी हैं, कभी और कोई फिल्म स्टार आपको दिखते हैं, वो सारे लोग इसी इसी के तहत कई बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या सचिन तेंदुलकर आपको दिखे थे, सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स के कैटेगरी से, आर्ट के कैटेगरी से लाया गया था। तो वही आपको ये बताया जा रहा है कि किन लोगों को लाना है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बता रहा है ये आर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हो गया आर्टिकल 80 ऑफ 2। अब 80 ऑफ 2 क्या बोलता है, एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात करता है। पहले इसको लिख लेते हैं, एलोकेशन ऑफ स्टेट in council of state to be filled by representative of states and UT union territory in accordance ऑफ फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है क्या, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को एलोकेटेड है। तो यही यहाँ बोल रहा है, वो एलोकेशन जो आपका फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है उसी के हिसाब से स्टेट्स और यूटी के एलोकेशन होने चाहिए राज्यसभा में। यह आर्टिकल 80 ऑफ 2 बोलता है। फिर आगे हम लोग का होगा आर्टिकल 80 ऑफ 4, देखते हैं हम। 80 ऑफ 3 तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, उसमें क्या दिया हुआ था। 80 ऑफ 1 के नीचे जो मैंने बताया, ये देखिए यार, हाँ, ये आर्टिकल 80 ऑफ 3 है ना, ये तो लिखा है मैंने आर्टिकल 80 ऑफ 3। ठीक है, ये 80 ऑफ 2 हो गया आपका। 80 ऑफ 4 अब देखते हैं, 80 ऑफ 4 क्या बोलता है। 238 मेंबर इलेक्टेड बाय member of legislative assembly of state from where they are contesting election by proportional representation by single transferable vote। मतलब ये आर्टिकल 30, देखिए टोटल 250 मेंबर्स हैं किसमें, राज्यसभा में। अब इसको डिवाइड कैसे करें, तो आर्टिकल 80 ऑफ 4 बोलता है 238 मेंबर जो हैं आपके, वो इसको डायरेक्टली इलेक्शन होता है, जो एमएलए जो होते हैं स्टेट्स के वो इलेक्ट करते हैं। और इनको कौन से तरीके से भेजते हैं, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो प्रेसिडेंट के लिए मैंने बताया था आपको लिस्ट सिस्टम होता है, वैसे ही इनके लिए भी वोटिंग होती है। तो ये हो गया। और ये 12 मेंबर कहाँ से हो गए, मैंने बताया आर्टिकल 80 ऑफ 1 जिसमें बोला था नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो 250 बन जाता है। तो ये हो गए आपके दो अलग अलग बात हो गए जो हम लोग आर्टिकल 80 ऑफ 4 में देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, 238 मेंबर, 84A एमएलए उनके लिए वोटिंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे उनकी वोटिंग होती है, तो ये आप भूलिएगा मत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट 80 ऑफ 5। इसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज चूजन एज पार्लियामेंट। इसमें है कि जो यूनियन टेरिटरीज को चूज करेगी पार्लियामेंट, उनके ही मेंबर रहेंगे किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में सारे आर्टिकल देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो आर्टिकल है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 क्या है, कॉम्पोजिशन। अभी हमने पढ़ा था राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, अब 81 बोलता है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। मतलब हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं हम, लोकसभा। अब लोकसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के कॉम्पोजिशन के लिए सबसे पहला होगा आपका आर्टिकल 81 ऑफ 1। इसमें क्या बोलता है, इट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 331। अभी आर्टिकल 331 क्या बोलता है, रिजर्वेशन के बारे में। जो शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है क्या, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनते हैं लोकसभा से, उनके लिए रिजर्वेशन किसमें दिया हुआ है, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 331। और आर्टिकल 81 ऑफ ये बोलता है इट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 331 की रिजर्वेशन जो भी आपका आर्टिकल 331 में दिया जाएगा वो आपका एप्लीकेबल होगा ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है। इसके बाद आपका सब आर्टिकल आता है आर्टिकल 81 ऑफ ए। आर्टिकल 81 ऑफ ए क्या बोलता है, देयर शुड बी नो लेस देन 530 मेंबर, देयर शुड बी मिनिमम 530 मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। मतलब कम से कम 530 जो मेंबर होते हैं, 540-50 का टोटल मेंबरशिप है, उसमें 530 जो लोग कम से कम होते हैं उनका मेंबरशिप कहाँ से आना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आना चाहिए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू जो होता है इलेक्शन। फिर आपका आर्टिकल 81 ऑफ 1 ऑफ बी क्या बोलता है, मिनिमम और नॉट मोर देन 20 मेंबर टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरी chosen in such a manner as parliament by law provides। मतलब क्या है यहाँ पे कि 81 1 ऑफ बी ये बोलता है कम से कम 20 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो रिप्रेजेंट करे क्या, यूनियन टेरिटरी को। और कौन बताएगा कि कौन से यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर, कौन सा मेंबर रहेंगे, तो वो पार्लियामेंट बताएगी और लॉ क्योंकि पार्लियामेंट ही बनाएगी उनके लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 81 ऑफ बी। ठीक है। तो ये आप 530 प्लस 20 करेंगे तो 550 का मेंबरशिप आ जाता है जो कि आपका लोकसभा का एक्चुअल मेंबरशिप है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका आर्टिकल 80 ऑफ 1 80 ऑफ 2 ऑफ ए। 80 ऑफ 1 खत्म हो गया, अब 80 ऑफ 2 ऑफ ए। यहाँ क्या बोलता है 80 ऑफ 2 ऑफ ए कि देयर शुड बी अ सीट एलोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, सीट एलोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब जो सीट का एलोकेशन होता है लोकसभा के अंदर वो एज पर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट होना चाहिए। ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन आज की करंट पॉपुलेशन को नहीं लिया जाता। अगर क्वेश्चन में आएगा कि अंडर आर्टिकल 82 लोकसभा में जो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट लिया जाता है वो कौन से टाइम का लिया जाता है, तो 1971 का जो सेंसस हुआ था उसी सेंसस के टाइम पे जो पॉपुलेशन था उसी को लिया जाता है। ठीक है। ये कब किया गया, किससे ये फिक्स किया गया था, तो ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में लाया गया था कि जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिया जाएगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए लोकसभा की, वो आपका 84th अमेंडमेंट एक्ट से फिक्स कर दिया गया था 1971 का सेंसस। अब रीजन बीइंग क्या है, आप सोचेंगे क्यों उस टाइम का हम पॉपुलेशन को ले रहे हैं जब पॉपुलेशन अभी बढ़ गया है, तो उसका रीजन ये है पॉपुलेशन को उस टाइम के लेने का, मेन रीजन ये है उस पॉपुलेशन को लेने का कि आपने जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने पॉपुलेशन जो है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रहा है उसको कम करने के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसीज लाई और वहाँ का पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो रहा है और उतनी पेस से नहीं बढ़ रहा है। और नॉर्दर्न इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जैसे लेट्स टेक देन एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये सारी जो स्टेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो डिस्पैरिटी आई उसकी वजह से कहीं सीट एलोकेशन को हम आज के सेंसस के हिसाब से कर देते हैं, तो आज के सेंसस के हिसाब से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि नॉर्दर्न स्टेट्स विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रादर देन कि जो सदर्न पॉपुलेशन में है। तो इट इज नॉट अ गुड टाइप ऑफ फेडरलिज्म कि आपका पॉपुलेशन इट इज, देखिए आप तो ये तो डिस्गाइज हो गया
कि आपने काम अच्छा किया सदर्न स्टेट्स ने, बट क्या हुआ उसकी वजह से आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम मिल रहे हैं। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम मिलेंगे किसी स्टेट को, तो उसका स्टेक कम हो जाएगा उस पर्टिकुलरली किसमें, लोकसभा में, और स्टेक कम हो जाएगा तो देयर विल बी प्रीडोमिनेंटली क्या रहेगा, बहुत ज्यादा आपको लोग दिखेंगे किससे, नॉर्दर्न स्टेट से, और उनके पास पावर कम हो जाएगी, मतलब एक डिस्पैरिटी आ जाएगी। तो इसलिए 1971 के आपके सेंसस को रखा गया है, रीजन बीइंग कि उस टाइम पॉपुलेशन का डिवाइड उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल 80 ऑफ 2 ऑफ बी। ये क्या बोलता है, देयर शुड बी पैरिटी इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, यही मैंने जो बताया अभी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन एक अराइज होता है, आप लोग बताइए मेरे को, इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? जो मैं ऐसे क्वेश्चन बोलता हूँ उसको लिख लीजिएगा साइड वाइड में कभी, ठीक है, नीचे नोट करके लिख ले करो। तो ये यस होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल पहले क्या पढ़ लिया है, पहला आर्टिकल 79 में क्या बोला था उन्होंने, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट और यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, और एंड ऑल्सो इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फ्यूजन ऑफ पावर, इसलिए प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल देखते हैं 85, समन ऑफ हाउस। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, हाउस में समन कैसे होता है, समन ऑफ सबसे पहले बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितने बार समन कर सकता है हाउस को, एनी नंबर ऑफ टाइम, देयर इज नो ऑब्लिगेशन कि कितने बार समन कर सकता है, बट एक ऑब्लिगेशन है वहां कि हर 6 महीने में एक बार संसद को लगाना है। तो देखिए समन का मतलब क्या होता है, आपका जो बोलते हैं ना कि मानसून का सेशन हो रहा है, आपका विंटर सेशन हो रहा है, आपका गर्मी ये समर सेशन हो रहा है, ये 3 सेशन आप लोगों ने जनरली सुने होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं है कौन बुलाता है, समन कौन करता है इन हाउस को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज समन्ड। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कितने नंबर टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम, कितने भी नंबर ऑफ टाइम क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन कर सकते हैं किसको, पार्लियामेंट को सेशन के लिए। बट एक चीज है, एक चीज लिखी हुई है इसमें क्लियर कि 6 महीने के अंदर एक बार उनको बुलाना जरूरी है। ठीक है, तो यहां लिखा है बट देयर इज वन ऑब्लिगेशन, लिखिए बट देयर इज वन ऑब्लिगेशन दैट 6 month शुड नॉट लैप्स बिटवीन 2 सेशन। मतलब देखिए आपको समझा रहा हूं मैं, ये हो गया जनवरी, इसी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये हो गया दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर हो गया, तो एक ये हो गया जनवरी। ठीक है, ये जनवरी हो गया आपका, तो ये जनवरी हो गया पहला महीना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा 11वां 12वां। तो ये एक अगर जनवरी में कोई सेशन होता है, मान के चलिए ये फर्स्ट में कहीं एक सेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेशन हुआ, क्या हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ, तो ये 6th वाला मंथ है, तो इसके बीच में एक भी सेशन नहीं होगा चलेगा, बट ये 6th वाला मंथ है, यहाँ एक सेशन कराना जरूरी है। फिर ये 6th में हो गया तो फर्स्ट में, मतलब एक साल में आप कहीं देखेंगे, एक साल में तो 2 सेशन ऐसे कंपल्सरीली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कराना जरूरी है। भले ही हमको 3 सेशन देखने को मिलते हैं, मानसून समर और विंटर, बट 2 सेशन का यहाँ पे बोला गया है कि हर 6 महीने के, ये नहीं बोला गया है कि साल में 2, ये बोला गया है कि 6 महीने के अंदर एक सेशन इज कंपलसरी। ठीक है, कौन समन करेगा, पाई प्रेसिडेंट विल समन इट। ठीक है, और क्या ही ये पावर प्रेसिडेंट का खुद का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, अगर क्वेश्चन में ये पूछता है तो इट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सीओएम जो है वो बोलता है प्रेसिडेंट को समन करने के लिए, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिस्क्रिशनरी का मतलब खुद के अंदर ये पावर होता है क्या, नहीं, इट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ सीओएम। ठीक है ना, और क्या पावर है अंडर आर्टिकल 85, लिख सकते हैं आप, प्रोरोग्यू एंड अब ये समझ लेते हैं और सब, प्रोरोग्यू वर्सेस एडजॉर्नमेंट वर्सेस डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें इसी में हैं।
अब ये सारे के सारे कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, ये सारे क्या मतलब होता है इनका ये समझते हैं। तो पहला आप प्रोरोगेशन के ऊपर डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक, प्रोरोगेशन का डेफिनेशन लिखेंगे आप, मैं डिक्टेट करता हूं आप लोगों को। प्रोरोगेशन इज डन with respect to the session of house, ब्रैकेट में लिखिए, बजट मॉनसून विंटर, ब्रैकेट क्लोज, डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समन कराने का पावर किसको किसको दे दिया गया था? प्रेसिडेंट को। तो अब ये प्रेसिडेंट को जब पहली बार सीओएम लिख के भेजता है तो वो प्रोरोगेशन कॉल करते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें सेशन को बुलाने के लिए क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब लेटर भेजते हैं स्पीकर को कि अभी यहाँ सेशन बुलाना है, विंटर सेशन, ये सेशन, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोरोगेशन। ठीक है, सेकेंड वर्ड आप लिख सकते हैं अब, इसमें क्या है, एडजॉर्नमेंट। इसको कौन करता है प्रोरोगेशन? कहीं प्रीलिम्स में आता है तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना, मैंने बता दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोग, ठीक है। फिर एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एडजॉर्नमेंट के लिए आप डेफिनेशन लिखिए, एडजॉर्नमेंट इज डन विथ रेस्पेक्ट टू मीटिंग ऑफ द हाउस डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। इसका मतलब क्या है? जब एक सेशन चल रहा होता है, एक सेशन चल रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में लोकसभा में क्या होते हैं कि स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इन दोनों के पास पावर होती है क्या? एडजॉर्नमेंट करने की। एडजॉर्नमेंट करने की मतलब उस सेशन को थोड़ी देर के लिए रोकने की, कल तक के लिए रोकने की, परसों तक के लिए, एक वीक के लिए। तो ये पावर किसके हैं? ये पावर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। और लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? चेयरमैन। ठीक है, तो इसको एडजॉर्नमेंट कौन करता है अगर पूछेगा तो ये इन हाउस होता है, और इसको लीडर ऑफ द सॉरी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करते हैं। ठीक है, देन द थर्ड इज, एडजॉर्नमेंट के बाद डिसॉल्यूशन। क्या है? डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले लिखिए आप, कौन डिसॉल्व करेगा? तो पहला है प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट करेगा डिसॉल्यूशन? तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व कर दीजिए, मतलब इसको पूरा निरस्त कर दीजिए, जो हमारा लोकसभा है उसको भंग कर दीजिए, सो दैट नया इलेक्शन बुलाया जा सकता है। तो वो कौन करेगा अगर क्वेश्चन में आएगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बट किसके एडवाइस में करते हैं? तो पीएम के एडवाइस में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और डिसॉल्यूशन में लिख सकते हैं, लोकसभा इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। एक लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है, और वो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाता है। बट क्वेश्चन अराइजेस, कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड? क्या क्वेश्चन अराइज हुआ आपके पास इसके बाद? कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड? तो यस, द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड व्हेन, आपको पहले तो इसका आंसर हो गया यस इट कैन बी, बट व्हेन इट कैन बी एक्सटेंडेड? इट कैन बी एक्सटेंडेड वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज देयर। मतलब जब इमरजेंसी लगी हुई होती है उस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या नहीं कर सकते? इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो उस पर्टिकुलर टाइम में एक्सटेंड करा जाता है किसको? लोकसभा के, किसको? लोकसभा के कार्यकाल को। 5 साल हो जाता है, उसके बाद भी उनको और बढ़ा दिया जाता है। इसके बारे में हम इमरजेंसी में और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लिखते जाइएगा ऐसे, ठीक है। हु विल एक्सटेंड? तो पार्लियामेंट विल एक्सटेंड। ठीक है, तो ये नहीं है कि 5 साल हो गया तो खत्म हो जाता है, इन जनरल ऐसा होगा। बट एक केस है, इमरजेंसी लगी हुई होती है तो 5 साल से ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए, अब इसके बारे में मैं लिखा देता हूँ, पार्लियामेंट विल एक्सटेंड इट बाय ब्रिंगिंग अ लॉ। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। इसके बाद फॉर हाउ मच टाइम इट कैन बी एक्सटेंडेड? तो एक पार्लियामेंट जो लॉ लाएगी वो 1 year के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम इट कैन बी एक्सटेंडेड में लिखिए 1 year एट अ टाइम, एट अ
टाइम, अगर नेशनल इमरजेंसी इसके बाद भी 1 ईयर के बाद भी, इनके एक्सटेंशन के बाद भी चल रही है, तो फिर वो एक लॉ पास करेंगे और फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक एक साल करके कर सकते हैं एक्सटेंड, कब तक, जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स अब दिमाग में आएगा आपके कि कितने बार इसको कर सकते हैं एक्सटेंड। तो हाउ मेनी टाइम इट कैन बी एक्सटेंडेड, आप ये बोल सकते हैं इट कैन बी एक्सटेंडेड एन नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, देयर इज नो फिक्स कि एक ही बार हो सकता है, 2 बार, जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस उतने तक हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, फुल स्टॉप, हाउ एवर, कॉमा, वंस proclamation ceases to operate, it's mandatory to constitute a new लोक सभा। प्रोक्लेमेशन क्या है, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, मतलब जो इमरजेंसी लगी हुई थी वो इमरजेंसी अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो खत्म हो गई है, इमरजेंसी इमरजेंसी बंद हो गई है। उसके बाद इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या करना है, देयर शुड बी अ इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ठीक है, और इस कितने देर में होना चाहिए तत्काल प्रभाव से, तो मैंने बोल दिया, इज देयर समथिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, 6 महीने के अंदर। ठीक है, इज आप लिखिए ऐसे, इज देयर एनी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, क्वेश्चन मार्क, यस, 6 मंथ, विद इन 6 मंथ देयर शुड बी इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये देखिए, जो मैं जो तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा पढ़ने का खुद का एक एक्सपीरियंस है कि ऐसे ही जब पढ़ता है ना आदमी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो आपको याद रहेगा। अभी हमने कैसे क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, हमने क्या लिखा, कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड, यस, आंसर याद हो गया। व्हेन, फिर मैंने क्वेश्चन आपको बोला, व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज देयर, फिर हु विल एक्सटेंड। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में एक हमने क्या किया, हमने ब्रेक डाउन करता है ये टॉपिक को, यही तरीका होता है। अब एक साथ में पूरा पुट ऑन कर दूं यहाँ पे, मैं लिखा दूं दो एक पैराग्राफ में पूरा, तो आपको समझ ही नहीं, अभी तो समझ आ जाएगा बट बाद में पढ़ेंगे तो काफी इशू होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन बिल्स, रिजोल्यूशन एंड मोशन। इसका मतलब है, अगर एक लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है या बंद, डिसॉल्यूशन हो जाता है उसका, तो बिल्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रिजोल्यूशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और मोशंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला आप लिखिए आर्टिकल 107, 107, ये क्या बोलता है, ऑल मोशन एंड रिजोल्यूशन विच आर पेंडिंग विल लैप्स। इसका मतलब पहला ये बोलता है कि जितने भी मोशन और रिजोल्यूशन रहेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मोशन और रिजोल्यूशन क्या हो जाएंगे, मोशन और रिजोल्यूशन सब पेंडिंग लैप्स कर जाएंगे। अब मोशन और रिजोल्यूशन तो सारे के सारे हो जाएंगे, क्लियर हो गया आपको। अब बिल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये दोनों तो आर्टिकल 107 से क्लियर होगा। अब बिल्स के बारे में क्या बात करेंगे, ऑल बिल्स विल नॉट लैप्स, कुछ लैप्स होंगे कुछ नहीं लैप्स होंगे। अब हमको जानना है कौन से लैप्स होंगे कौन से नहीं। तो सम बिल विल लैप्स एंड सम बिल्स विल बी नॉट लैप्स। ठीक है, तो अब कौन सा सबसे पहला क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं, एनी बिल which has been passed by both the house but pending for the president assent। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक बिल है जो लोकसभा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बिल है वो लोकसभा में आया, लोकसभा में उसको पास कर दिया, उसके बाद वो राज्यसभा गया, राज्यसभा से भी वो पास हो गया, और वो प्रेसिडेंट के पास जाने ही वाला था, बट प्रेसिडेंट के पास भेजा गया और प्रेसिडेंट साइन नहीं कर पाया उसको, प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं हो पाया, और जो करंट प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर 5 साल का खत्म हो गया और नया प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में वो बिल जो है उसको नहीं खत्म किया जाएगा। जब नया प्रेसिडेंट आएगा देन ही विल कंसिडर द बिल एंड ही विल गिव द एक्सेंट। ठीक है, तो ये हो गया कब, जब दोनों के दोनों लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया है। ठीक है, देन द सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखिए आप लोग, क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, अ बिल ऑन विच जॉइंट सिटिंग हैज बीन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, ब्रैकेट में लिखिए 108। ठीक है,
तो अगर कोई बिल के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है, और ज्वाइंट सिटिंग में आप लोगों को पता होना चाहिए ज्वाइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करता है। तो ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं ज्वाइंट सिटिंग हॉल में, और उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसको नोट करके लिख लीजिए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड अपॉन द ज्वाइंट सिटिंग। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसको ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी बिल आपका 108 आर्टिकल के अंडर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला, जैसे अभी दो बिल है, अब उस दो बिल, एक बिल है उसमें दोनों हाउसेज में डेडलॉक हो गया है और क्या बोल दिया गया, ज्वाइंट सिटिंग बुला दी गई है, और इस पर्टिकुलर टाइम में प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये बिल अभी स्क्वॉश नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना, सॉरी प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ यार, जहां भी मैं प्रेसिडेंट बोला मतलब लोकसभा स्क्वॉश हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, ये बिल अभी खत्म नहीं होगा। अब ज्वाइंट सिटिंग फिर से होगी बाद में, और जो पुराने लोकसभा के एमपी हैं उनको बुलाया जाएगा, और वो बैठ के क्या करेंगे, इस बिल के ऊपर डिसीजन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप थर्ड लिखिए, बिल विच हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट सेंट बैक बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन। ये अगर एक बिल है वो लोकसभा में पास हो गया, वो राज्यसभा से भी पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास चला गया, पहले सीन में तो मैंने बता दिया अगर उस पर्टिकुलर टाइम में लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है और प्रेसिडेंट का एक्सेंट बचा है तो वो बिल स्क्वॉश नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक बिल है वो लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ और वो गया प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। अब इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम में लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो भी वो बिल क्या होगा, आपका स्क्वॉश नहीं होगा, क्योंकि दो एक बार वो पास हो चुका है दोनों के दोनों हाउस से, ठीक है। वो बिल को जब नया लोकसभा आएगा तब सोचेंगे उसको, ऐसा होगा, ठीक है। अब रूल्स क्या है, आप लिख सकते हैं ऐसे, व्हाट आर द रूल्स, रूल्स टू फाइंड आउट विच बिल विल लैप्स। क्या रूल है जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा। तो सबसे पहला है चेक वेदर, चेक वेयर पेंडिंग। सबसे पहले आपको देखना है कहाँ पे पेंडिंग है, वो आपको समझना है कहाँ कहाँ पे, जैसे लोकसभा है एक जगह और राज्यसभा है, ठीक है। तो अगर लैप्स हो गया है, अगर कोई बिल है वो लोकसभा अगर लैप्स हो गई है, ठीक है, हम लोग बात तो यही कर रहे हैं, लोकसभा लोकसभा का कार्यकाल क्या है, लैप्स कर गया है, तब क्या होगा, राज्यसभा में देखा जाएगा कि ओरिजिन क्या है, चेक ओरिजिन, ठीक है। अगर लोकसभा में ओरिजिन हुआ है उसका तो बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर राज्यसभा में हुआ है तो बिल क्या है, लैप्स नहीं होगा। तो ये क्या है, हम लोग को चेक करना है कि पेंडिंग क्या है, लोकसभा में कहीं कोई बिल है, एक बिल आया, ठीक है। अभी आप मान के चलिए करेंटली लोकसभा है और राज्यसभा है, एक बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वो बिल में कोई अभी वोटिंग नहीं हुई है, वो बिल लोकसभा में बस है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो बिल क्या होगा, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। अब कोई बिल है वो राज्यसभा में आया है, अब अब राज्यसभा में अगर वो बिल है और उस पर्टिकुलर टाइम में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या वो बिल लोकसभा में आया था। अगर वो लोकसभा में आया था और राज्यसभा के पास अभी आया है और राज्यसभा ने पास नहीं किया है, तब क्या होगा, ये बिल जो है वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। वो बिल लैप्स कर जाएगा क्योंकि वो लोकसभा जिसने इसको इंट्रोड्यूस करके भेजा था वो लोकसभा तो अब डिसॉल्व हो गई है। मगर अगर कोई बिल है वो राज्यसभा में ही आया था और अभी लोकसभा नहीं गया है, तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। तो आप समझ गए लैप्स होने का, कहाँ कहाँ पे लैप्स होगा और कब कब लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना था, मैंने बता दिया है, नोट्स आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में। नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, दैट इज आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 दैट इज स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। इसमें आर्टिकल आप लिखिए, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 क्या है, उसमें लिखिए राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस, ठीक है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस,
ठीक है, ओनली एड्रेस इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर दिस। तो इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर कभी भी आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये राइट को यूज नहीं किया है, बट ही इज हैविंग द राइट टू, देयर इज अ राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेज टू हाउस। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कभी भी ये यूज नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज होता है, तो स्पेशल एड्रेसेस यूज होते हैं। वो स्पेशल एड्रेस क्या है, देखिए ये जो है ना, ये आर्टिकल 86 ये एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, ये यूएसए में ज्यादा यूज होता है। ये आर्टिकल उनके में भी है, राइट टू ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस। अब उसका रीजन क्या है, इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट खुद है, बट क्या यूएसए में इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाउस नहीं होते हैं। तो दे यूज दिस पर्टिकुलर नॉर्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एड्रेस टू हाउस। हाउस को कुछ डिक्टेट या कुछ बताना होता है, तो ठीक है। अब स्पेशल एड्रेस में क्या है, इसमें लिख सकते हैं आप, प्रेसिडेंट विल कॉल टुगेदर बोथ द हाउसेस इन 2 occasions on which special address इज यूज्ड। ठीक है, स्पेशल एड्रेस यूज करते हैं, वो 2 ओकेशन में होते हैं। अब कौन कौन से वो 2 ओकेशन है वो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। पहला ओकेशन क्या रहता है आपका जिसमें स्पेशल एड्रेस यूज होता है, जब भी कोई नया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होता है। नया लोकसभा मतलब अभी मोदी जी लास्ट ईयर इलेक्शन जीते, और इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार वो पूरी गवर्नमेंट आएगी, तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठा के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्पीच होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, हर फर्स्ट सेशन में ईयर का जो पहला सेशन होता है ईयर का, जिसमें बजट आता है, जिसको बजट सेशन बोलते हैं हम लोग, विंटर सेशन। उस विंटर सेशन बजट सेशन जो होता है, सॉरी फर्स्ट सेशन बजट सेशन होता है। तो उस बजट सेशन में क्या होता है आपका, उसमें भी बजट के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना स्पेशल वहां पे क्या देते हैं, बजट सेशन में बोलते हैं क्या, स्पीच देते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर बजट सेशन में जो स्पीच देते हैं वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर उसके बाद वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग फेल कर जाती है, वोटिंग में वो नहीं पास हो पाता, तो गवर्नमेंट फेल कर जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है। तो इसमें आप लोग लिखिए पहला पॉइंट, व्हेन एवर न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, फर्स्ट सेशन आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट सेशन आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बजट सेशन। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ब्रैकेट में बस बजट सेशन। इसके बाद और लिख लीजिए, मैंने बताया आप लोगों को कि स्पेशल सेशन इज वोटेड अपॉन एंड इफ दिस इज नॉट पास्ड। जो स्पीच होता है स्पेशल सेशन में, जो पार्लियामेंट में आपके प्रेसिडेंट बोलते हैं, इफ इट इज नॉट पास्ड, इट्स ट्रीटेड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। मतलब प्रेसिडेंट की स्पीच को ये माना जाता है कि वो गवर्नमेंट का ही स्पीच है, और अगर प्रेसिडेंट की स्पीच के वोट पे उसको पास नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट नहीं करवा पाती है, तो हम ये मानेंगे कि वो नो कॉन्फिडेंस नहीं है लोग हमारे लोकसभा और राज्यसभा को उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर, और क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, जब प्रेसिडेंट, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैंने क्या बोला कि जो लोकसभा और राज्यसभा वो साथ बैठेगी, जब प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है अपना स्पीच देंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या वो जॉइंट सिटिंग होगा। तो यार ये याद रखिएगा कि जॉइंट सिटिंग तभी कहलाता है जब कभी प्रिसाइड करता है वहां पे कोई चेयरमैन, तभी ये कहला, सॉरी चेयरमैन बोल रहा हूँ, स्पीकर जब प्रिसाइड करता है तभी ये कहलाता है जॉइंट सिटिंग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, दोनों हाउस को एक जगह पे इकट्ठा करके बैठाया जा रहा है, जस्ट फॉर कि प्रेसिडेंट का स्पीच सुना जा सके। तो इसको हम ज्वाइंट सिटिंग का दर्जा नहीं देंगे अगर क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ओनली व्हेन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिट्स इन द हाउस देन इट्स कॉल्ड एज ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग हमेशा याद रखना, एकदम क्लियर लिख लो नोट में, ज्वाइंट सिटिंग इज ओनली डन फॉर ओनली सिंगल पर्पस। एक ही पर्पस होता है उसका, डेडलॉक ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। कौन से बिल का, ऑर्डिनरी बिल के डेडलॉक को हटाने के लिए। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को हटाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग इज डन ओनली फॉर रिमूविंग द डेडलॉक ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, चलिए
स्पेशल एड्रेस का पर्पस क्या होता है, अब ये पर्पस लिख लीजिए। स्पेशल एड्रेस के बारे में जान तो लिया हम लोगों ने, पर्पस क्या होता है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका पर्पस में, टू आउटलाइन द पॉलिसीज, आउटलाइन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। भाई जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या बताते हैं, जो आपके गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उसकी पॉलिसीज ऑफ कमिंग ईयर, कि आने वाले साल में हमने क्या क्या अच्छा करना है, हमने क्या क्या अच्छा किया है। सेकंड और क्या बताते हैं, टू रिव्यू, कि पहले हमने क्या क्या पॉलिसीज में अच्छा किया, टू रिव्यू द पॉलिसीज एक्शन ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई हमारी जो बताते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या स्पेशल एड्रेस कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को करना जरूरी है। तो यह सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की कोई भी लोकसभा बनने के बाद आपको पहला सेशन जो है स्पेशल सेशन होगा प्रेसिडेंट का, क्या होगा वहां पे स्पीच होगी ही होगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके पहले कोई भी बिल विल कहीं पास कर देती है कोई भी गवर्नमेंट, तो उन बिल को क्या करते हैं, नल एंड वॉइड मानते हैं। ये एक केस है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी में ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ती है। एक सैयद अब्दुल मंसूर वर्सेस स्पीकर का केस था कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसमें ये वर्डिक्ट दिया था वहां पे गवर्नमेंट ने, क्या वर्डिक्ट दिया था कि अगर कोई भी स्पेशल मीटिंग के पहले वहां गवर्नर का होता था, तो गवर्नर, उसमें कोई गवर्नर के ऊपर केस था, तो उनका था कि कभी भी गवर्नर के स्पीच, जो पहला स्पीच किसी भी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद लोकसभा या विधानसभा के पहला स्पीच नहीं हुआ है और कोई भी आपका बिल पास कर दी गवर्नमेंट ने, तो उसको वॉइड, नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, आखिरी पॉइंट है आज का, राज्यसभा। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, बताइए, सोचिए कितने कितने साल तक का राज्यसभा रहता है। राज्यसभा जैसे लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा कितने साल में डिसॉल्व होता है। राज्यसभा का कोई डिसोल्यूशन ही नहीं होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग हाउस, कंटिन्यू हाउस है वो। ठीक है, वहां हर 1/3 ईयर में, मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो है वो वहां पे नया इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो कंटिन्यूइंग हाउस है, कभी भी वहां खाली नहीं रहता राज्यसभा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं राज्यसभा वॉज फर्स्ट टाइम, वो राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम इन 1952। 1952 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, उसी टाइम राज्यसभा को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके बाद और लिख सकते हैं आप, इट इज अ परमानेंट बॉडी। क्या है, इट इज एन परमानेंट, मैंने बताया ना अभी, बॉडी। अनलाइक लोकसभा, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद तीसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा, इट हैज लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक्सरसाइजिंग हिज पावर enacted representation of people act अभी एक बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लिख लीजिए, अब अगली बार कभी भी मैं बोलूंगा तो आरपीए लिखिएगा। ठीक है, इसको आरपीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एंड प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस शुड बी शैल बी 6 ईयर। तो मतलब जो हम 6 ईयर बोलते हैं ना, कि 6 ईयर तक का एक जो एमपी है राज्यसभा का चुनने के बाद 6 साल तक रहता है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ओपन छोड़ दिया था, तो हमने हमारे पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर दिया गया है कि 6 साल का टेन्योर रहेगा एक राज्यसभा का। ठीक है, अगर कोई बोलता है ये पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर हमने डाला है। ठीक है, द नेक्स्ट इज एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू curtail the term of a member chosen in the first term. President exercising this power
डिसाइडेड इन फर्स्ट बैच लॉटरी सिस्टम टू डिसाइड हु विल रिटायर। इसका मतलब क्या है कि जब पहला, आप बोलेंगे कि पहली बार कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन हटेगा, तो पहले 2 बार में क्या किया गया था, पहले 2 बार में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राजेंद्र प्रसाद जी थे उस टाइम, उन्होंने लॉटरी सिस्टम से क्या किया था कि सबका नाम डाल दिए थे, नाम डाल के 1/3 लोगों का नाम निकाला गया चिट से, और जो भी 1/3 लोगों का नाम आया उन लोगों का क्या हो गया, उन लोगों का वो मेंबरशिप खत्म हो गया। ठीक है, मतलब 1952 में पहली बार क्या हुआ, आपका राज्यसभा बनता है। अब नियम के तहत तो हर 2 साल में क्या होना है, 1/3 मेंबर को वहां से हटना है, क्योंकि अभी तो वो साइकिल बनता, तो पहले साइकिल को स्टार्ट करने के लिए जो 2 साल बाद 1954 में क्या किया गया, चिट सिस्टम। अब कोई अपना पद तो खुद से छोड़ता नहीं, तो सबका नाम डाल दिए जितने भी हमारे सांसद थे राज्यसभा के, और उसके बाद चिट्स उठाए प्रेसिडेंट ने, और जितने 1/3 लोगों का पहले नाम आया उनको वहां से हटाया गया, फिर उनको री इलेक्ट कर दिया गया था सबको। बट एक साइकिल तो चालू हुआ, फिर वहां से वो री इलेक्ट हुए 54 से, तो वो 60 तक रहे। तो वैसे ही फिर 56 में एक बार किया, फिर वो साइकिल चालू हो गया, और उसके बाद से अभी तक क्या चल रहा है, हर 2 साल में वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया हमारा आज का क्लास खत्म। राज्यसभा से रिलेटेड हम लोगों ने सारे टॉपिक देख लिए हैं। अच्छा, एक और एक दो नोट लिख लीजिए आप लोग और राज्यसभा से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच यूनियन टेरिटरी आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ब्रैकेट में लिख लिए, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे आउट ऑफ 7 यूटीज ओनली 3 यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। कौन कौन से तीन, जो 7 यूनियन टेरिटरी है उसमें 3 यूनियन टेरिटरी के बस क्या है, लोकसभा राज्यसभा में मेंबर हैं, वो है दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 जगह क्या है आपके, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है इन तीनों जगह, तो इन तीनों जगह में बस राज्यसभा के मेंबर आते हैं 7 यूटीज से। तो ये हमने लिख लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रहेगा राज्यसभा से सब जगह से आते हैं मेंबर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और लोकसभा में लिख लीजिए, लोकसभा ऐसे लिखिए, पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड, ये यूनियन टेरिटरी के बारे में दोनों में मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। यूनियन टेरिटरी, पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965, by virtue of which member of Lok Sabha from the UTs are also chosen by direct election। ठीक है, तो ये लोकसभा में अगर यूटीज के बारे में बात करें तो वो कैसे आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से ही आते हैं। और वो डायरेक्ट इलेक्शन जो है कहाँ से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन जो है हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 के तहत आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, पूरा लोकसभा राज्यसभा के बारे में कैसे बनता है, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो सारी चीजें देखी है। अब पार्ट बाय पार्ट हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पॉलिटी के बहुत मेजर कंसेप्ट को हम लोगों ने अब तक देख रखा है। अब कुछ और 7-8 क्लास हम लोग यही सब देखेंगे, एग्जीक्यूटिव और पूरा पार्लियामेंट को एक बार खत्म कर ले, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे मेजर चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं, और जनरली कोचिंग दूसरे कोचिंग में इसको छोड़ा जाता है। मैंने उल्टा अप्रोच लिया है, मैंने पहले इसको समझाया है, फिर एंड करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी इनके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग डीएम करिए मेरे को, ऐप में आप 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, हमको फोन आप कर सकते हैं, वी विल अरेंज द सेशंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, रिवाइजिंग द नोट्स। आपने अभी क्या हुआ, 4-6 क्लास हो गए हैं, अब अभी 1 वीक का ड्यूरेशन है। आप पहले वाला जो नोट्स था उसको आपने उस दिन रिवाइज किया, 5-7 दिन आप नहीं रिवाइज किए होंगे। अभी ये टाइम है, अब संडे आता है, कुछ भी आता है, तो आप उस पर्टिकुलर नोट्स को फिर उठा के क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न, आपको रिवाइज करते चलना है साल भर, फिर उसको 15 दिन बाद एक बार रिवाइज करेंगे, सो दैट आप रिकॉल कर पाए। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जीएस की चीजें हैं, ये आपको रिकॉल करने पे ही लॉन्ग टर्म पे याद रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइज।